अजैविक घटक में हमने तापमान पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे प्रकाश, जल और आर्द्रता। बात करें प्रकाश, तो उसका मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, जिससे विकिरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है और पौधे उस ऊर्जा की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। साधारणतः हम आँखों से दिखने वाले बैंगनी, नीले, आसमानी नीले, हरे, पीले, नारंगी तथा लाल रंग की जो किरणें हैं उनको ही प्रकाश कहते हैं। और इसमें कॉस्मिक किरणें, गामा, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ताप तरंगे, रडार तरंगे, रेडियो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे आदि भी सूर्य से पृथ्वी पर आती रहती हैं। प्रकाश के प्रभाव की बात करें तो प्रकाश का प्रभाव जंतुओं और वनस्पतियों की जैविक क्रियाओं पर पड़ता है और इसके द्वारा इसकी कई क्रियाएं प्रभावित होती हैं। जैसे प्रकाश का मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव, जीवों के या पेड़ पौधों के उपापचय पर क्या प्रभाव पड़ता है। पौधों में जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही हो सकता है, अर्थात भोजन निर्माण की उपापचय क्रियाओं के लिए प्रकाश एक आवश्यक है। और कई जंतुओं के अंदर जो एंजाइम्स की कार्यविधियां हैं, लवणों की घुलनशीलता तथा गैसियस जो इंटरेक्शन है, रिएक्शन है, वो भी प्रकाश की तीव्रता से सीधा रिलेटेड रहते हैं। पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस के अंदर हम देखते हैं प्रकाश की एक रेंज जो होती है उतनी चाहिए होती है, तब क्लोरोफिल उसके अंदर एक्टिवेट होते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश का जंतुओं के रंग और शरीर रचना पर प्रभाव। जो गुफाओं में रहने वाले जंतुओं में प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण उनका जो त्वचा है उसका रंग रंगहीन हो जाता है और उनकी आँखें भी लगभग निष्क्रिय या वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में रहते हैं। प्रकाश की तीव्रता के कारण भूमंडल पर रहने वाले जीवों के अंदर भी रंगों में भिन्नता आ जाती है। अतः प्रकाश विशेषकर त्वचा के रंगों और आँखों की रचना पर विशेष प्रभाव डालता है। तीसरा पॉइंट है प्रकाश की वृद्धि और विकास पर प्रभाव। एग्जाम्पल है साल्मोन मछली के लार्वा जो तेज़ लाइट के अंदर तेज़ी से वृद्धि करते हुए विकसित होते हैं, परंतु अंधेरे या जो मध्यम प्रकाश है में इनका विकास रुक जाता और मृत्यु दर बढ़ जाते हैं। लेकिन माइटिलस में तीव्र प्रकाश का विकास और वृद्धि पर विपरीत प्रभाव होता है। प्रकाश का परिवर्तन पर प्रभाव, ये जो डेवलपमेंट है उसको धीमा कर देता है। जैसे साल्मोन के डिंबक है उनमें सामान्य परिवर्धन के लिए पर्याप्त प्रकाश के अभाव में उनका परिवर्तन असामान्य हो जाता है और इनकी मृत्यु दर भी बढ़ जाते हैं। प्रकाश का चालन, गति या लोकोमोशन पर प्रभाव। जंतुओं की चलने फिरने की क्रिया पर प्रकाश के प्रभाव को फोटोकाइनेसिस या प्रकाश गतिक्रम कहते हैं और यह इफेक्ट मोस्टली जो स्मॉल एनिमल्स हैं उन पर अधिक स्पष्ट होता है। एग्जाम्पल पिनोथीरस केकड़ा है, क्रैब की लार्वा प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर अधिक गतिशील हो जाते हैं और तीव्रता घटाने पर धीमे हो जाते हैं। जो ग्रासहोपर या लोकस्ट हैं कि झुंड बादलों से प्रकाश को अवरुद्ध होते ही उड़ान बंद कर देते हैं और बादल हटने पर दोबारा शुरू कर देते हैं। तो टिड्डियों का दल भी जब सूर्य के प्रकाश के ऊपर बादल आ जाते हैं और प्रकाश कम होता है तभी उड़ान भरते हैं। दृष्टि पर प्रभाव, किसी भी प्राणी के अंदर उसके जो आइज़ है वो कितनी डेवलप हैं ये उसके वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो तेज़ लाइट वाले स्थानों में रह रहा है तो उसकी आइज़ उस तरीके से अनुकूलित होगी और डेवलप होगी। लेकिन समुद्र की गहराई तथा गुफाओं में रहने वाले जंतुओं के लिए नेत्र हैं वो, आइज़ हैं वो लुप्त हो जाते हैं। और इसमें मछलियों और क्रस्टेशियन में रोड सेल और कोन सेल एवं जो उनके अंदर पिगमेंट्स है उनका एक
विशेष समायोजन होता है ताकि वे 500 से 700 मीटर तक की गहराई तक भी वस्तुओं को देख सकें। आगे बात करें फोटो पीरियोडिसिटी। प्रकृति के अंदर कई भौतिक रिदम प्रकाश से संबंधित रहते हैं। इसके आधार पर ही शॉर्ट पीरियड प्लांट, लॉन्ग पीरियड प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, पादप है उसके अंदर पुष्पन क्रिया, पक्षियों के अंदर एवं स्तनधारी एवं जनन चक्र, प्रवास आदि होते हैं। आगे बात करें हम जल। पृथ्वी का 73% भाग जल से ढका हुआ है। पानी सबके लिए जरूरी है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। वैसे भी जंतुओं का सबसे बड़ा जो नेचुरल हैबिटेट हम कहें तो वो जल है। जल के विशिष्ट गुणों की बात करें, इसका भारीपन, इसकी पारदर्शिता, विस्कोसिटी, टेम्परेचर संबंधित जो इसके गुण हैं वो सभी इसको विशिष्ट बनाते हैं। प्रत्येक जो प्राणी होता है, एनिमल है, दे नीड वाटर। इसलिए प्राणियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उपलब्ध जल के परिणाम की दृष्टि से उनके वितरण की मात्रा के अनुसार प्राणी दो प्रकार के हो सकते हैं, पृथु जलीय या यूरिहाइड्रिक और स्टेनोहाइड्रिक। यूरिहाइड्रिक वे जीव हैं जिसके अंदर जल के परिमाण की दृष्टि और प्राणियों का सहनशीलता जो रेंज है वो लार्ज होती है, जबकि स्टेनोहाइड्रिक में प्राणियों में जल की सहनशीलता की जो रेंज है वो नैरो होती है। आगे बात करें हम वार्षिक वर्षा के आधार पर स्थलीय आवास को निम्न प्रकार के जीवों के अंदर बांट सकते हैं। जैसे अगर वार्षिक वर्षा 0 to 10 इंच है तो मरुस्थल है, 10 से 30 तो घास स्थल, सवाना की घास स्थल है, खूनी स्थलीय है, और 30 से 50 इंच अगर बारिश है तो उष्णकटिबंधीय, और 50 से ऊपर है तो उसके अंदर मॉइस्ट या नम वन पाए जाते हैं। आगे बात करें समुद्री जल का जो हिमांक होता है वो 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे सर्दियों में सतह का जल बर्फ जमने पर भी जो नीचे का जल है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और जो एनिमल्स है पानी के अंदर रहने वाले वहाँ सुरक्षित रहते हैं। हीट होल्डिंग कैपेसिटी इसकी हाई होती है। समुद्री जल का खारापन 3.5% होता है, और इसके अंदर कौन कौन से लवण पाए जाते हैं वो इस टेबल के अंदर आप देख रहे हो कितनी कंसंट्रेशन है, इसको आप देख लेंगे। जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का गुण रखता है और इसके अंदर सभी पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, कुछ को छोड़ के, जैसे वसा वगैरह कुछ अम्ल हैं। आगे बात करें इसका सरफेस टेंशन है, इसके अंदर होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन के काम भी आता है मुख्यतः। और जल के प्रभावों की बात करें तो इसके अंदर डेजर्ट एडेप्टेशन, जल के संरक्षण के लिए जो रेगिस्तान के पौधे हैं उनमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है या उनके ऊपर वैक्स का कवरिंग रहता है थोड़ा सा, ताकि उसके अंदर जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो और पानी का लॉस कम हो। भौगोलिक वितरण है भी जंतुओं का इसके आधार पर होता है, प्रजनन, विकास और वृद्धि। आगे बात करें हम आर्द्रता वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। दो प्रकार की होती है। संपूर्ण आर्द्रता, किसी स्थान पर वायु की प्रति इकाई में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा का भार
संपूर्ण आर्द्रता कहलाते हैं। और सापेक्ष आर्द्रता को अगर हम कहें तो समान ताप और दबाव पर संतृप्त बिंदु की तुलना में वायु में जल वाष्प की वास्तविक प्रतिशत मात्रा दर्शाती है, शो करते हैं। कई जो उभयजीवी या एम्फीबियन हैं, मच्छर और भूमिगत अकशेरुकी प्राणियों की आर्द्रता की उपस्थिति और अनुपस्थिति से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कई प्राणियों में आर्द्रता के लिए स्पर्श सहनशील सीमाएं भी होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो लेपिस्मा नामक कीट, जिसे अंग्रेजी में सिल्वर फिश कहते हैं, कि प्रजनन के लिए 80 to 90% ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। आपेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि कर देने से ट्राइबोलियम नामक आटे के जो भृंग है या फ्लोर बीटल है, उसके अंदर लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट तेजी से होता है। यदि नवजात जो इनके लार्वा हैं उनको 70% से कम आर्द्रता ह्यूमिडिटी मिले तो ये मर जाते हैं, और यदि इनकी सतह एक बार गीली हो जाए तब भी ये मर जाते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि कर देने से ट्राइबोलियम नामक आटे के भृंग में डिंबक अवस्था का परिवर्तन तेज हो जाता है। थैंक यू। आगे हम फैक्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट